हाँ जी। नमस्कार दर्शकों, मानवता त्रिपाठी तेजस्वी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे। फेसबुक लाइव पे आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिल थानवी जी अपने पार्ट 5 के साथ। सर, आप अपने टॉपिक के बारे में जो भी डिस्कस यस। करेंगे कीजिए। हाँ जी। नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक इस समूह में आज हम भाग 5 पर यानी पार्ट 5 पर अपनी बात कहेंगे। ब्रह्मांड के दोलन की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी, पार्ट 5। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में आज हमारा जो विशेष फोकस होगा वो यही कि एनिमेशन के द्वारा हम स्पष्ट करें कि कैसे। तो मैं थोड़ा सा पीपीटी को दिखाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और अपनी बात को भी रिपीट करूंगा। अ, तो आज हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं पार्ट 5 में, तो एक बार हम पहले पुनरावृत्ति कर दें कि हम किस तरह से। तो आज का हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, तो साथियों आज हम जो प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में, तो हम थोड़ा पीपीटी के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे अपनी बात को कि हमने अब तक जो कहा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से हमने उन गैलेक्सियों, नेबुलों और आकाश गंगाओं और ब्लैक होल के चित्रों के द्वारा, सूर्य और तारों के चित्रों के द्वारा पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे सभी में उनके मिडिल पार्ट से ऊपर और नीचे, यानी उनके बीच का आ, उसका भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे दोनों भाग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यानी उनका नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। तो हमने कुछ फेमस नेबुलों और गैलेक्सियों के उदाहरण आपके सामने रखे और इसमें हमने, तो ये जो फेमस नेबुलाएं हैं और गैलेक्सियां हैं, इनके चित्रों को आपके सामने दिखाया हमने। अब हमारा उद्देश्य जो है, जो मैथमेटिकल बेस भी हमने बताया, अब हमारा जो उद्देश्य है, जो मैथमेटिकल बेस हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको स्पष्ट कर दें कि ये देखिए, ये टोटल जो वीडियो है ये लगभग 13 मिनट का है और इसमें हमने जो जो बातें कही है वो आपके सामने एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कैसे देखो सूर्य और तारे और गैर दानव ग्रह और जैसे नेबुलाए, गैलेक्सियां, ब्लैक होल, सभी का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, हाफ पार्ट अबो एंड हाफ पार्ट बिलो, यानी कि नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये सभी गैर दानव ग्रहों के भी चित्र हैं और साथ में आपके सामने मैंने इस तरह से ये प्रस्तुत किया है। अब इसके आधार पर हमने पृथ्वी के भूविज्ञान पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके जियो साइंस पे, उसके जियोलॉजी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो भी बताया कि कैसे सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। और ये एंटायर सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स के आधार पर हम कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के एक कॉमन सिमिलर सिमेट्रिक पैटर्न के आधार पर हम कह रहे हैं
कि देखिए कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे की विपरीत दिशा में मुड़ता हुआ लग रहा है, और महाद्वीपों का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, सॉरी बेंडिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी, तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में किस प्रकार से महाद्वीप विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। और तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए नहीं थे, और हमने महाद्वीपों के ऐसे स्ट्रक्चर को लार्ज स्केल कॉमन सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी ऑफ द यूनिवर्स के आधार पर कहा। अब हम जो हमने पिछले भाग 3 और भाग 4 में, पार्ट 3 और पार्ट 5 में जो मैथमेटिकल बेस हमने रखा आपके सामने कनफोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का, अब हम उसकी भी बात करेंगे। तो इस तरह से हमने बताया कि पृथ्वी के महाद्वीपों का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वर्तमान में, क्योंकि जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में ये पैटर्न बना है, ऐसा क्यों बना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जबकि भूवैज्ञानिकों के पास में इस बात का जवाब नहीं है। तो ग्रेविटी आखिर कैसे काम करती है, हमने ये बताया। तो साथियों, इस तरह से जो आपके सामने ये जो बातें रखी है कि इस कॉमन पैटर्न में जो मैथमेटिकल मॉडल हमने रखा है, तो इस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इसके क्या एविडेंसेज है, कई लोगों ने पूछा है कि इस तरह से, तो हम इस 13 मिनट के लगभग वीडियो के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे कि ये पूरा ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का जो मॉडल है, दोलन में ब्रह्मांड का जो मॉडल है, तो आपके सामने प्रस्तुत करने का ये जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम ये समझें कि कनफोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो है वास्तविक गणितीय मॉडल है, और ब्रह्मांड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टॉरस नहीं है। पृथ्वी, ग्रहों, सूर्य, तारों और सभी का टॉरस स्ट्रक्चर ना होकर के कनफोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है। तो इसी क्रम में आपके सामने ये वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूं, तो मैं अपनी बात को पुनरावृत्ति करके बता रहा हूं कि इस तरह से हमारा जो यूनिवर्स जो है, कॉमन सिमिलर सिमेट्रिसिटी यानी ट्विस्टिंग, टाइटनिंग, बेंडिंग, और इस प्रकार से मास इस प्रकार से डिस्टॉर्ट करता है जो स्पेस को। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ मैटर, कंसेंट्रिक, तो जो शेप है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड है। तो साथियों, आपके सामने मैंने जो इस तरह से आपके एक मैथमेटिकली आधार पर, बेस पर आपके सामने रखी बात कि ब्रह्मांड का इनविजिबल अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा जो है वो अनसिस्टमेटिकली अस्त व्यस्त होकर के बिखरी हुई नहीं है, बल्कि बेहद सुनियोजित और सुव्यवस्थित पैटर्न में उसका जमावट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है ब्रह्मांड में अस्त व्यस्त होकर के बिखरी हुई नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के स्ट्रक्चर में है। तो इस तरह से हम आपके सामने हमने ये बात रखी है, और ऑब्जेक्ट शेप के गुणों के आधार पर तो अब तक जो इस पे शोध हुआ है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट शेप चेंज होती है पृथ्वी, ग्रहों की और सूर्य, तारों की। तो सूर्य जो है 6 किलोमीटर बल्गिंग हो जाता है और पोल पर फ्लैटनिंग हो जाता है, इसको वेरिएबल ऑब्जेक्टनेस कहते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये सन के वेरिएबल ऑब्जेक्टनेस के, अब ये कॉमन ज्योमेट्री जो है
हमारे लाइफ में, हमारे लिविंग्स में, हमारे आसपास के सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में कैसे ये ब्रह्मांड की एक लंबी यात्रा के बाद में हमारे इस पृथ्वी ग्रह में भी अस्तित्व में आई। तो हमारा ये हर्ट है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस प्रकार से फील्ड जो होता है टॉरस ना होकर के कन्फोकल ऑर्बिट स्प्रेड होता है। तो जीवन का अस्तित्व कैसे आया। अब मैथमेटिकल मॉडल आपके सामने पार्ट 6 में जो मैंने रखा है कि ये देखो, देखिए आपके सामने। तो ये देखिए, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू रखने पर कैसे, ये देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये है ऑबलेट स्प्रेड की, कन्फोकल ऑबलेट स्प्रेड की। और इसमें अलग अलग वैल्यू रखने पर ऑबलेट और साथ में हाइपरबोलॉइड, प्रत्येक ऑबलेट के साथ में एक हाइपरबोलॉइड, इस प्रकार से असंख्य ऑबलेट के साथ में असंख्य हाइपरबोलॉइड। और इस प्रकार से हम 2D में ऐसा होता है और ये 3D में कैसा होता है, देखिए 3D में ऐसा होता है। तो साथियों ये तो स्पेस फैब्रिक जो है वो इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण यानी ऊपर और नीचे कंप्लीट ये इस तरह से होता है कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के रूप में। अब हम आपके सामने जो बात कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में अगर इस प्रकार से होता है तो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के आधार पर क्रिएशन कैसे होता है। जैसे पृथ्वी का स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी सभी तारों का ऐसा होता है, एक मैग्नेट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बनता है। तो ये टॉरस ज्योमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। हकीकत में कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड ज्योमेट्री जो है उसी के आधार पर क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन होता है। सृजन और विनाश की पूरी प्रक्रिया इसी के आधार पर होती है। तो ये हमारे बॉडी के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से हमने प्रस्तुत किया। तो ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड बनते हैं, पृथ्वी का जन्म होता है, चंद्रमा का जन्म होता है, और इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो होता है। हमने ये बताया कि पहले जैसे कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कन्वर्जन इज द बेसिक फैक्ट। किस प्रकार से तारे कन्वर्ट होते हैं, ग्रह भी कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, और इम्पैक्ट या कॉलिजन से कोई भी आकाशीय पिंड नहीं बनता। कॉलिजन एक मात्र संयोग है, लेकिन हकीकत में रियलिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी से आकाशीय पिंडों का जन्म होता है। चाहे सूर्य और तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे हमारा पृथ्वी जो है। तो इस तरह से चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, तारे सभी, सूर्य, तारे सभी जन्म लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। अब हम ये कहना चाहेंगे, ये देखिए हमने पूरा चार्ट बताया है। उस चार्ट में हमने बताया है कि कैसे ब्लैक होल तारों में बदलते हैं। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का ये आइडिया जो है आपके सामने हमने रखा है, और इसमें हम कई ऐसी बातें हैं जो हम कहना चाहेंगे कि हाँ, बिग बैंग को हम एक मॉडिफाई करके एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि बिग बैंग भी होता है, बिग क्रंच भी होता है। कि अगर ब्रह्मांड पॉइंट मास इनफाइनाइट डेंसिटी से शुरू हुआ और कब तक फैलेगा इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कितना फैलेगा कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन हमारा जो मॉडल ये कहता है कि यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड है, और यूनिवर्स जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों होता है। जैसे पृथ्वी होती है, जैसे सूर्य, तारे होते हैं, जैसे दूसरे ग्रह होते हैं, इसी तरह से हमारा ये ब्रह्मांड एक लिमिट तक तो एक्सपेंड होता है और एक लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
क्योंकि शून्य से वापस शून्य में नहीं समाता, यानी कि शून्य से स्टार्ट नहीं हुआ, पॉइंट मास से स्टार्ट नहीं हुआ और इनफाइनाइट तक एक्सपेंड नहीं होगा। ब्रह्मांड एक लिमिट से शुरू हुआ और एक लिमिट तक एक्सपेंड होगा। देखिए इस तरह से आपके सामने। तो आकाश पिंड कैसे बनते हैं, कैसे प्रत्येक साइकिल के द्वारा, ये जो आपने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन देखी है, तो इसमें लैम्डा जो है और इससे से लाइन एलिमेंट और स्केल फैक्टर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्स जो है, इस तरह से हमने अपनी बात आपके सामने रखी है और ये हमारा मॉडल है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का। यूनिवर्स जो है दो बिन कनफोकल ऑर्बिट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। इस तरह से हमने एक डिफरेंट मॉडल ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके कुछ परिणाम है, इसके कुछ क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन भी है कि यूनिवर्स जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आकाश गंगाएं बनी, कैसे इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑसिलेट होके एक ब्लैक होल बनता है, फिर आगे ब्लैक होल सेंटर से हटते हैं और नया ब्लैक होल फिर बनता है। इस तरह से विशाल संख्या में ब्लैक होल बनते हैं। तो साथियों, ये ब्लैक होल समय के साथ में तारे बन जाते हैं, तारे हैं वो ग्रह बन जाते हैं, ग्रह जो है चंद्रमा बन जाते हैं, चंद्रमा जो है। तो ये हमने आपके सामने एक अपना प्रस्तुतिकरण किया है। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने जो आपके सामने ये जो प्रस्तुतिकरण किया है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कनफोकल ऑब्लेट स्प्रेड की गणित जो है वो कैसी है, किस तरह से इसको एकदम क्लियर किया जाना चाहिए, इस पे कुछ विस्तार से बात होनी चाहिए। कुछ एनिमेटेड वीडियो के द्वारा मैंने अपनी बात कही है, तो वो एनिमेशन वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इसमें कुछ एनिमेशन वीडियो, थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ एनिमेशन वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो साथियों, अब जो मैं आपके सामने एनिमेशन वीडियो जो रख रहा हूँ उनको गौर से देखिएगा और उसमें मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूंगा कि ये जो एनिमेशन है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कहीं से लिए नहीं गए हैं। और इसमें मैंने अपनी बात बड़ी अच्छी तरह से, ये देखिए, ये जो मैंने एनिमेशन वीडियो बनाए हैं, ये देखिए। तो इसमें मैंने एक एक बात क्लियर की है कि कैसे कनफोकल ऑब्लेट की ज्योमेट्री जो होती है। तो मैं समझता हूं कि आप इसको भली बात समझ रहे हैं कि कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री आखिर एक ऑब्लेट के साथ एक हाइपरबोलॉइड और ऐसे असंख्य, और इस प्रकार से 2D का ऑसिलेशन मैंने दिखाया है। ये 2D में आपको ऑसिलेशन दिखाया है। 3 डायमेंशन में ये ऑसिलेशन कैसे होता है, इसके लिए मुझे एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है और इसको मैं और ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा। अगर कोई एनिमेशन में एक्सपर्ट मेरी हेल्प कर दे। तो देखिए आपके सामने ये ऑसिलेशन मैंने दिखाया है, ये देखिए 2D में दिखाया है। 3 डायमेंशन में ये कैसे होगा, तो आपके सामने ये इस प्रकार से दिखाया है मैंने।
ये देखिए, और एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 2D में है और मैं इसका 3D में बना नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से आ, और भी एनिमेशन है जो मैंने स्वयं बनाए हैं। तो साथियों, आ, ये बात अभी कुछ तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे कोरोना मार्स में इजेक्ट होता है, सूर्य के अंदर से कैसे पदार्थ निकलता है। तो कुछ बातें जो आपके सामने रखना चाहूंगा, विशेष रूप से ये कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड की जो ज्योमेट्री है उसके संदर्भ में। और और विशेष रूप से आपको ये एनिमेशन जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये देखिए आपके सामने। तो ये एनिमेशन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, इसमें मैंने ये समझाया है। आप इसको देख करके ये भी सोच सकते हैं कि आकाशीय पिंड किस प्रकार से ग्रेविटेशन वेव निकालते हैं, इजेक्ट करते हैं, कैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगे बनती है। तो साथियों, ये जो एनिमेशन है, ये इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे सूर्य और तारे ऑसिलेट करते हैं, उनकी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस कैसे चेंज होती है, और कैसे वो ग्रेविटेशन वेव उसमें से निकलती है, और ऑसिलेशन के कारण ग्रेविटेशन वेव बनती है, कॉलिजन के कारण या इम्पैक्ट के कारण नहीं। तो दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, दो ब्लैक होल कॉलिज इम्पैक्ट होती है। तो एक्चुअली क्या है कि इस तरह से ये जो आपके सामने दिखाया है मैंने, ये इस तरह से ये जो ऑसिलेशन का तरीका है, ये करेक्ट तरीका है। और इस तरह से आपके सामने मैंने अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय पिंड जितने भी है उनका वास्तव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उनका फिगर बता के बता रहा हूं कि हमारा ये ब्रह्मांड जो है वो किस तरह से कनफोकल, देखो हमारा जो यूनिवर्स जो है इस प्रकार से कनफोकल ऑब्जेक्ट अलग अलग लेड होती है। जैसे ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल चारों, तो स्पेस फैब्रिक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये देखिए सूर्य, और इस तरह से इस प्रकार से जुपिटर, और इस तरह से सैटर्न, और इसी प्रकार से यूरेनस, और हमारी पृथ्वी, और इस प्रकार से हमारे बॉडी के चारों ओर, लिविंग्स के चारों ओर जो टॉरस ना होकर के बल्कि कनफोकल ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन होता है इस तरह से। तो साथियों, ये इस प्रकार से आपके सामने रखा है। अब एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा विशेष रूप से, जो मेरा, ये देखिए ग्रेविटेशन वेव कैसे बनती है। ये देखो, ग्रेविटेशन वेव ऐसे ना बन करके ये इस तरह से बनती है, इस तरह से ऑसिलेशन के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मांड में स्पेस फैब्रिक कोई तालाब नहीं है जिसमें इस तरह से ग्रेविटेशन वेव बनती है। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ऑसिलेशन के कारण जो है इस तरह से ग्रेविटेशन वेव बनती है। तो ये आपके सामने मैंने अपने एक नवाचार आपके सामने रखा है। तो आप मेरे YouTube चैनल को पूरा देखिए, और उसमें और भी बहुत सी बातें हैं। तो ग्रेविटेशन वेव
कैसे बनती है, ये इस तरह से नहीं बनती, बल्कि एक्चुअली ग्रेविटेशन वेव ऑसिलेशन के कारण बनती है। तो ये आपके सामने रखा है मैंने। अब मैं एक विशेष दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्मांड का जो ये अलग अलग ऑब्लेट है और उनके साथ हाइपरबोलॉइड भी है, ये इस प्रकार से मैं एनिमेशन के द्वारा आपके सामने ये बात बता रहा हूं। इस प्रकार से देख लीजिए कि ये इस प्रकार से एक ऑब्लेट के साथ एक हाइपरबोलॉइड, और इस तरह से हमारे इस यूनिवर्स में ये देखिए एक ऑब्लेट के साथ एक हाइपरबोलॉइड, इस प्रकार से ये 2D ऑसिलेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। 3D ऑसिलेशन कैसे होता है, उसके लिए एक एनिमेशन एक्सपर्ट अगर मेरी मदद कर दे तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग टाइटनिंग नहीं दिखाया, बल्कि केवल इस प्रकार से दब रहा है और फैल रहा है। तो मैं इसको इस तरह से ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से ट्विस्ट होते हुए। तो साथियों, कैसा लगा? आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखिए आपके सामने मैंने एक नवाचार रखा है। तो अब मैं आपके सामने जो मुख्य बात जो आपके सामने मैंने कही है, ऑसिलेशन ये 2D का है, 2 डायमेंशन में है। थ्री डायमेंशन में ये ऐसे नहीं होता है, बल्कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग को भी हम शामिल करते हैं। इसमें तो केवल ये रेडियस चेंज हो रही है, पोलर और इक्वेटोरियल। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपके सामने ये रखा है। अब मैं आपके सामने जो बात कहना चाहूंगा विशेष रूप से ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में, कि देखिए मैंने आपके सामने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कही, इतने वीडियो दिखाए, इतने अभी आपने देखे ये सब। तो आप जरा विचार कीजिए कि यूनिवर्स ट्विस्ट टाइट होते हुए और दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयर के बीच में दोलन करते हुए कैसे क्रिएशन करेगा, कैसे द्रव्य और ऊर्जा को ट्विस्ट टाइट करते हुए इकट्ठा करेगा। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो अस्त व्यस्त रूप से नहीं बिखरी हुई है, उसका एक विशेष पैटर्न है, उसकी एक जमावट है, ब्रह्मांड में उसका एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। ऐसे तो है नहीं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिखरी पड़ी है, या कहीं पे एक कन्फोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर के पैटर्न में एस्टेब्लिश है, जमी हुई है। तो साथियों, आज का ये जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें हमारा उद्देश्य जो है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। ये नवाचार एक आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है, चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि मैंने ट्विस्टिंग टाइटनिंग की बहुत सी बातों को कलेक्ट करके, और कभी मैं सोशल मीडिया पर भी मैंने काफी दिखाया है, यूट्यूब चैनल पर भी, और इस पूरे प्रस्तुतिकरण में भी पार्ट 1 से लेकर के अब तक, और पहले जितने भी कड़ियां मैंने प्रस्तुत की हैं, जो मैंने अलग अलग तरह से मैंने अपनी बात कही है। तो आज वर्ल्ड वाटर डे है और वर्ल्ड स्पैरो डे भी है। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि देखिए साथियों, अगर हम अगर हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करते हैं, तो दुनिया में कितने लोग हैं जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स में इंटरेस्टेड हैं, और कितने वैज्ञानिक हैं जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मांड जो है फैलेगा, कितना फैलेगा, कहां तक फैलेगा, क्या अनंत तक फैलते जाएगा, और फैलेगा तो उसका अंत कैसे हो जाएगा, कैसे ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से गैलेक्सियां कैसे बनी, सबसे पहले पार्टिकल बने, पार्टिकल्स के बाद में हल्के परमाणु बने, हल्के एलिमेंट बने, हाइड्रोजन, हीलियम, इससे से फिर गैलेक्सियां बनी,
और गैलेक्सियों के अंदर तारे बने, और तारों नेबुलाएं तारे बने, और इस प्रकार से तारों में ग्रह बने, ग्रहों में फिर चंद्रमा बने। तो ये जो थ्योरी अब तक हम देख रहे हैं, पॉपुलर है, जो पढ़ाई जाती रही है, जो हम किताबों में पढ़ते रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें अनेक प्रकार की वीक वीक पॉइंट है, कमियां हैं। और मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो यूनिवर्स जो है वो इस प्रकार से जो मैंने दिखाया, देखिए ये तो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड जो है, टॉरस, इस ब्रह्मांड की फंडामेंटल ज्योमेट्री नहीं। कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड ही ब्रह्मांड की एक मौलिक मूलभूत आकृति है। और इसमें मैंने काफी लिटरेचर इकट्ठा किया है, और मैं आपको वो लिटरेचर बताना भी चाहूंगा कि हमारे इस लिटरेचर में कौन कौन सी बातें हैं। जैसे मैं आपको एक ये पुस्तक दिखाऊं, रोजर पेनरोज की साइकिल्स ऑफ टाइम। इस पुस्तक में ब्रह्मांड कैसे क्रिएशन करता है, कैसे डिस्ट्रक्शन करता है, आ, उसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। मैंने काफी अच्छी तरह से पढ़ी भी है। तो कैसे आकाशीय पिंड बनते हैं और कैसे नष्ट होते हैं, ये पुस्तक केवल ऑसिलेशन तक ही सीमित है। इसके बाद में ये पुस्तक है स्टैन हार्ट और नाइट यूरोक यूरोक हाँ, पॉल जे स्टैन हार्ट और यूरोक, इस प्रकार से एंडलेस यूनिवर्स। और ये इस तरह से इसका टाइटल है पुस्तक का, एंडलेस यूनिवर्स बियॉन्ड द बिग बैंग, अंतहीन ब्रह्मांड। तो साथियों, ऐसे लिटरेचर और शोध पत्र और भी है, और दुनिया में ऐसे शोध पत्र और लिटरेचर जो है आप नेट पर देख सकते हैं। और भी लोग जो है सोच रहे हैं। ये हमारे एक एक और पुस्तक है जिनके लेखक हैं एनसी पंडा और द वाइब्रेटिंग यूनिवर्स। ये देखिए इस प्रकार से एनसी पंडा, इन्होंने ये वाइब्रेटिंग यूनिवर्स, लेकिन वाइब्रेटिंग यूनिवर्स से क्या क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे सारी बातें समझें, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ जियो साइंस, ओरिजिन, बहुत सी बातें हैं कि हल्के से भारी परमाणु कैसे बने, हल्के तत्व कैसे बने, कैसे पानी आया, कैसे जीवन आया, कैसे भूविज्ञान की बात करें, और कैसे ये तारे जन्म लेते हैं, और गैलेक्सियां नेबुलाएं कैसे बनती है। तो मैं ये किताबें पढ़ता रहता हूँ, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के लिटरेचर को पढ़ता रहता हूँ। और इसी लेखक की दो पुस्तकें और है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। और आपको दिखा दूं ये दोनों पुस्तकें भी। और इसके अलावा मेरे पास काफी शोध पत्र भी है। ये है साइक्लिक यूनिवर्स पे एक स्पिरिचुअल बुक जो है। तो प्रश्न तो यह है कि आखिर यूनिवर्स जो है, ये सेकंड वॉल्यूम है इसका, तो साइक्लिक यूनिवर्स पर। तो ऐसे आप अमेजन पे और भी किताबें हैं जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, साइक्लिक यूनिवर्स पर हैं, और शोध पत्र भी है, ऐसे गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, अब प्रश्न तो ये है कि जितना इजी तरीके से मैंने आपके सामने बातें रखी है, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो बातें रखी है, तो वो बातें आप कैसे सोचते हैं। तो अब हम कुछ व्यवहारिक बातों पर भी हमें आना होगा कि जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट का एक्चुअल जो होता है वो टॉरॉइडल नहीं होता है,
मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टॉरॉइडल नहीं होता है, वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरॉइड होता है। इसका मैं चित्र बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से। तो एक मैग्नेट के चारों ओर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरॉइड होता है, ना कि ये होता है। ये जो बताया जा रहा है आपको, ये गलत है। रियल ये है, रियल ये वाला है, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरॉइड। ऐसा क्यों सोचता हूं मैं? क्योंकि एक ऑसिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरॉइड के द्वारा हम ये सोच सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चक्रवात और साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन होते हैं, और इसी के कारण नॉर्थ पोल को रिपल करता है, साउथ पोल को रिपल करता है। यानी एक जैसे पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए आपके सामने ये जो चित्र बताया जाता रहा है अब तक, तो मैं इससे एग्री नहीं हूं। इसके अलावा मैं और भी बातें कहना चाहूंगा। जैसे एक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक उत्तल दर्पण होता है जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो वो क्या करते हैं हकीकत में? वो प्रकाश किरणों को ट्विस्ट करते हुए फोकस बिंदु पर उल्टा कर देते हैं। तो ऐसे कई रिजल्ट मैं बता सकता हूं जो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरॉइड के परिणाम है, जो रिजल्ट है उसके। तो लेंस हकीकत में करता क्या है, उत्तल लेंस क्या करता है, और इसी प्रकार से जो उत्तल लेंस और आउटर दर्पण है वो क्या करते हैं, फोकस बिंदु पर प्रकाश किरणों को एकदम सीधी स्ट्रीट लाइन में नहीं करते, बल्कि ट्विस्ट और टाइट करते हुए, मरोड़ते हुए उसको उल्टा कर देते हैं। तो साथियों, आज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की कुछ ये जो बातें बताई है, मैं बहुत सी छोटी छोटी बातें और बताना चाहूंगा। हमारे आसपास हमारा बॉडी है, और हमारे बॉडी के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हार्ट, हमारा बीटिंग होता है, हार्ट जो है एकदम पंपिंग करता है, क्यों तो ब्लड को लेकर के आता, और क्यों ब्लड को आगे भेजता है, धमनियां शिराएं ऐसे क्यों काम करती है। एक्चुअली हमारे चारों ओर जो है एक विशाल, इस प्रकार से क्या है कि एक फील्ड होता है जो कन्फोकल ऑब्लेट स्ट्रक्चर का होता है, ना कि टॉरस स्ट्रक्चर का होता है। तो जितने भी फल फ्रूट्स है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, बैक्टीरिया है, चाहे ऑर्थोपोडा के कीट पतंगे हैं, तो रियल बात यह है कि हम कन्फोकल ऑब्लेट स्प्रेड ज्योमेट्री के परिणामों को कैसे देखें, कहाँ देखें, कैसे देखें, ग्रहों में, तारों में, सूर्य में, पृथ्वी में, और हमारे पृथ्वी ग्रह पर लिविंग्स में, आसपास की चीजों में। तो ट्विस्टिंग टाइटनिंग एक बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक चैप्टर बन सकता है, बहुत बड़ा एक टॉपिक बन सकता है, जिसपे इतना इतना लिटरेचर इकट्ठा हो सकता है। अब हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं होती है और जो टिश्यू होते हैं, हमारे बॉडी में एक सेल, एक कोशिका में जो अंदर, केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है वो हेलिकल होता है, उसका शेप जो हेलिकल होता है। ये हेलिकल बना कैसे? प्रश्न तो ये है कि कहाँ से ये बन गई शेप। तो ये हेलिकल शेप कहाँ से ऐसे बन गई, और एक एक कोशिका में ऐसे, तो हमारे शरीर में कितनी अरबों खरबों कोशिका है, कितनी विशाल संख्या में कोशिका है, उनमें डीएनए है। तो हमारा सारा बॉडी जो है उन हेलिकल डीएनए के कारण संपूर्ण हमारा बॉडी है वो ट्विस्ट तो हो रहा है।
हमारे बॉडी के ऑर्गन, हमारे बॉडी के, चाहे माउथ में टोंग हो, चाहे नाक हो, चाहे आंखें हो, चाहे हमारे कान में नसें हो, चाहे माइंड में न्यूरॉन्स हो, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, 2 हाथ 2 पैर, आखिर ये सब ट्विस्टिंग टाइटनिंग की चीजें हमारे आसपास में रग रग में समाई हुई है, कण कण में है, रग रग में है, हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। तो ऐसा ही हम देखते हैं, नेबुलाओं में देखते हैं, जो अब तक ज्ञात नेबुला हैं, और इसके अलावा कई ब्रह्मांड में ऐसे जो ब्लैक होल है, जिनके बारे में चर्चाएं की जा रही है, गैलेक्सियां हैं, सर्पिल गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं, स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मांड में जब जो जो दृश्य है, जो अब तक ऑब्जर्व हो चुका है, उसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड सभी जो है वो, उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे ट्विस्टेड होता है। ऊपर साइक्लोन, नीचे काउंटर साइक्लोन, ऐसे नेबुलाओं में है। तो सूर्य जो है उसमें हाल ही में अनुसंधान से पता चला है कि उसमें अकाउस्टिक वेव जो है वो नॉर्थन साउथर्न पार्ट में, सूर्य की इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। तो आप सोचिए कि इस तरह से जो पैटर्न है, जो संपूर्ण यूनिवर्स में आपने देखा कि एक कॉमन, सिमिलर और सिमेट्रिक पैटर्न सब जगह समाया हुआ है। ये पैटर्न जो है फिबोनाची नंबर नहीं है, या जो बताया जाता है कि इस प्रकार से एक रेशियो होता है, वैसा नहीं है। बल्कि ये जो फिबोनाची नंबर के ये जो बताया जाता है कि इस प्रकार से एक स्पाइरल पैटर्न बताया जाता है, जैसे सूर्यमुखी का फूल है, जैसे चक्रवात है, जैसे मिल्की वे आकाशगंगा है, जैसे अफ्रीका की शेप है, जैसे जैसे सीप है, और इस तरह से और भी अनेक चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं कि वो, जैसे फर्न का पौधा है, इसी प्रकार से कैक्टस है, इस तरह से और अनेक चीजें हैं। तो जैसे एक एक भ्रूण होता है, तो वैज्ञानिक लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पृथ्वी भी ट्विस्ट होनी चाहिए। पृथ्वी के बारे में भी ट्विस्टिंग की बात तो चल रही है। ऐसे आप फ्रैक्टल फ्रैक्टल मोशन जो है, इस प्रकार से ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो इस तरह से ट्विस्टिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल पर नहीं सोचते। तो साथियों, जब हम बड़े पैमाने पर सोचते हैं, बड़े स्तर पर सोचते हैं, तो हमारा ये पृथ्वी और चंद्रमा का जो सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, और संपूर्ण सोलर सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। इसके प्रभाव से क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, कैसे प्लैनेट जो है रिट्रोग्रेड मोशन करते हैं, एलिप्टिकल पाथ पर चलते हैं, उनकी ऑर्बिटल मोशन जो है अप डाउन होती है। इसी प्रकार से क्या है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ऐसे तारे हैं। तो साथियों, ये अब तक मैंने आपके सामने जो जो बातें बताई है, जो जो बातें रखी है, तो मैं समझता हूँ कि आपने विचार किया होगा कि किस तरह से ये ब्रह्मांड जो है वो एक प्रकार से एक मैथमेटिक को फॉलो करता है, और ब्रह्मांड जो है ऑसिलेट करता है। इस तरह से ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो ये अवधारणा मेरे दिमाग में कैसे आई और क्यों आई, और मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोचता हूँ, ये मैंने आपके सामने रखी है। मैं अब आपके सामने वो व्यवहारिक बातें रखना चाहूंगा, दैनिक जीवन की बातें, हमारे आसपास जो ट्विस्टिंग की चीजें दिखाई देती है। तो मेरे मित्र लोग मेरा कई बार मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो स्वीकार भी करते हैं। वो कहते हैं ऐसा होना तो चाहिए, वास्तव में अनिल थानवी जी सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि जब आप क्या है कि इस तरह से अगर कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड की ज्योमेट्री को, मैथमेटिक्स को अगर पूरा इसको डेवलप करें, तो हम बहुत सी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसके परिणाम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है,
कि पृथ्वी की आयु जो है वो 4.54 बिलियन वर्ष नहीं है, और इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन वर्ष पहले नहीं बना था। तो इसकी आयु कितनी है, क्या है, ये प्रश्न है। बहुत सी बातें हैं जो उनकी कैलकुलेशन होगी, नए सिरे से सोचा जाएगा, नए सिरे से समझा जाएगा। तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अ, आप इस पर विचार करें, इस पर प्रैक्टिकल, मैथमेटिकल। तो क्या ऐसी कोई एपरेटस बनाया जा सकता है, ऐसा कोई मॉडल बनाया जा सकता है कंप्यूटराइज, या फिर क्या है कि ऐसा कोई कंप्यूटराइज नहीं तो मैकेनिकल मॉडल बनाया जा सकता है जिससे कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड की ज्योमेट्री को समझा जा सके। तो साथियों, मेरा तो ये मानना है, ये सोचना है, लेकिन आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं, आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। तो जो जो ये गणित के आधार पर मैंने बात कही है कि टॉरस टॉरस के बारे में दुनिया में बहुत सोचा जा रहा है कि आखिर ये यूनिवर्स जो है उसका शेप कैसा है, क्या टॉरस है, सूर्य का टॉरस है, क्या पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का, क्या जितने पृथ्वी पर फल फ्रूट्स हैं क्या उनका शेप भी क्या है, टॉरस है। इसके अलावा क्या है कि टॉरस को ज्यादा महत्व दिया जा रहा, पेड़ पौधे हैं, तो क्या कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड नहीं हो सकता? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि आकाशीय पिंडों में मैटर का डिवीजन जो है वो लेड फॉर्म में है, और लेड फॉर्म जो में है, लेकिन वो कंसेंट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाशीय पिंडों की शेप जो है ऑब्लेट है, और वो ऑब्लेट शेप क्यों बनी? वो ऑब्लेट शेप इसलिए बनी क्योंकि यूनिवर्स का शेप जो है ऑब्लेट है, और आकाशीय पिंडों की ये ऑब्लेट शेप कांस्टेंट नहीं रहती। पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस जो है उसमें ऑसिलेशन होता है, चेंज होता है, साइकिल होता है, साइक्लिसिटी होती है। तो ये चेंज होता रहता है, कभी पोलर बढ़ जाता है, कभी इक्वेटोरियल रेडियस घट जाता है, कभी पोलर रेडियस बढ़ जाता है, इस तरह से चेंज होता रहता है। तो आज की इस चर्चा में आपने जो मुख्य बातें देखी कि एक तो मैंने ये बताया कि एनिमेशन के द्वारा मैंने शो करके बताया आपको कि कैसे ये जो है कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑसिलेशन के द्वारा क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है। तो ब्रह्मांड जब इस प्रकार से कसेगा, ट्विस्ट और टाइट होकर के दो भिन्न कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के बीच में कस के ऐसे पूरा टाइट हो जाएगा, तो मैटर और एनर्जी इकट्ठी होकर के और सेंटर पर एक ब्लैक होल बनेगा, और फिर वापस लूज होगा। तो ये मैटर एनर्जी का ये जो पिंड बना है ये हटेगा, और फिर दोबारा फिर एक कसेगा, इस प्रकार से एक नया ब्लैक होल बनेगा। इस प्रकार से ढीला पड़ेगा, वो सेंटर से हटेगा। इस तरह से अनेक ब्लैक होल बनेंगे, और ये अनेक ब्लैक होल बनेंगे, ये ब्लैक होल कांस्टेंट नहीं रहते। इस तरह से ये धीरे धीरे अन्य तारों में, तारों से फिर सूर्य में, सूर्य से फिर गैस दानव ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों से फिर ये रॉकी ग्रहों में, रॉकी ग्रहों से फिर ये मून में, मून से फिर ये फिर कॉमेट, और फिर एस्ट्रॉयड, फिर मीटर्स में ब्लैक होकर के ब्रह्मांड में घुस जाएंगे। तो साथियों, ये जो आज जो जो बातें आपके सामने रखी गई है, ये शोध पत्रों के स्टडी के आधार पर मैंने बात रखी है। ट्विस्टिंग की बात तो हो रही है दुनिया में, लेकिन ट्विस्टिंग क्यों होता है, इसके कारण क्या है? ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो अवधारणा है उसके अनुसार कॉमन, सिमिलर, सिमेट्रिक पैटर्न जो है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सारी यूनिवर्स में, रग रग में, कण कण में व्याप्त है। मैं एटॉम का मॉडल भी बता रहा हूँ, मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका मॉडल भी बता रहा हूं। ये सभी का स्ट्रक्चर जो है मैथमेटिकली कन्फोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर्ड है। तो इस तरह से आपके सामने मैं जो बातें रख रहा हूँ, शुरू से आखिर तक एक बात बताई है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में कैसे आया, कैसे महाद्वीप बने, कैसे, जैसे आज वर्ल्ड वाटर डे है, तो पानी कहाँ से आया? तो पानी जो है वो गैस दानव ग्रह धीरे धीरे
चेंज होते हैं, चेंज होते होते उनमें क्या है कि हल्के से भारी तत्व बनते हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरह से धीमी गति से उनका सॉलिडिफिकेशन होता जाता है। इस प्रकार से धीमी गति से एक सुपर आर्ट बनती है। सुपर आर्ट से फिर वो पृथ्वी तक आते हैं। तो साथियों, आज हमने जो बातें आपके सामने रखी हैं, इस पे गौर करें, विचार करें और इससे हमें साइंटिफिक दृष्टि से ये कैसे उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है, इस पे विचार करें। और इतना प्रस्तुत करने के बाद में जब देश भर के वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री और कॉस्मोलॉजिस्ट और पृथ्वी वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक और इसके अलावा जीव शास्त्री सभी इस पे विचार करें, तो हम ये सोच सकते हैं कि वास्तव में क्या है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो है वो किस रूप में सोचा जाना चाहिए। अब तक रोजर पेनरोज, स्टर्न हार्ट यूरोक और भी अनेक लोग सोच रहे हैं। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं, अपने अपने तरीके से मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग हट करके अपनी बात कह रहा हूँ। तो आज के प्रस्तुतिकरण को विचार कीजिएगा। मैं यहीं पे अपनी बात विराम देता हूँ और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आज तक पिछले 4-5 महीनों में मैंने जो जो बातें आपके सामने रखी है 5 महीनों में, और जो जो मैंने आपको सीरियल वाइज आपको प्रस्तुत आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इस पे आप विचार कीजिएगा। और पार्ट 5 में आज मैंने जो आपको दिखाया है वीडियो द्वारा और एनिमेशन द्वारा, इस पे भी विचार कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें और जो जो आपको क्वेश्चन इस संदर्भ में है तो जरूर पूछिएगा। और इतना कहने के बाद में मैं आपको पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत से हैं आपके भी, और मैं भी क्या है कि उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे बड़े प्रश्न जो लोग रखते हैं मेरे सामने कि घूर्णन और परिक्रमण कैसे होता है, तो दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु कैसे बदल रही है, ग्रहण कैसे हो रहे हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं। मैं उनके सबके जवाब दे रहा हूँ। ऑसिलेशन को आप छोटे स्तर पर नहीं सोचे, विशाल और विराट रूप में सोचे, तब आपको पता चलेगा कि हम ब्रॉड लेवल पर जब सोचते हैं, बड़े पैमाने पर सोचते हैं। तो धन्यवाद। आज आज का ये प्रस्तुतिकरण यहीं पे समापन करने के बाद में, तो मानवता जी, आज मैं जो प्रस्तुत किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद।